तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति। जिस पृथ्वी को आज हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति एक दिन में अचानक नहीं हुई। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो पृथ्वी की आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, या अगर इसको बिलियन में कहें तो 4.6 बिलियन वर्ष माना जाता है, या अगर कहें अगर सिर्फ मिलियन में तो 4600 मिलियन वर्ष माना जाता है। इस तरीके से अगर मिलियन में पूछे, बिलियन में पूछे, अरब में पूछे, या एक और एक करोड़ के रूप में पूछता है तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 460 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। क्लियर है? जिस रूप में पूछेगा उस रूप में तुम लोग उत्तर दोगे। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई संकल्पनाएं हैं। पहली संकल्पना ये है, माने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रकार की चीज़ें हैं बच्चे। एक है धार्मिक संकल्पना, माने समझो कि रिलीजियस कंसेप्ट। धर्म के आधार पर लोग मानते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान ने किया है और भगवान इस पृथ्वी को भेज दिए, और इस पृथ्वी को जब भेजे तो उसके बाद से पृथ्वी पर हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले उन्होंने किसको भेज दिया? मनु को भेजा। मनु से और मनु के जीवन साथी के रूप में शारदा को भेजा। तो मनु और शारदा के मिलन से जो बच्चे हुए वही बच्चे मनुष्य कहला गए। आ रहा समझ में ना? तो मनु के वंशज क्या कहलाते हैं? मनुष्य। इस्लाम धर्म की बात अगर करें तो इस्लाम धर्म वाले कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने, माने अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, माने आदम को भेजा। ठीक है ना? आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथी के रूप में फिर उन्होंने बीवी हव्वा को भेजा। माने आदम और हव्वा के मिलने से जो वंशज उत्पन्न हुए उन्हें आदमी कहा गया। समझ में आ गया? धार्मिक संकल्पना ठीक से समझ में आ गया बच्चे? इसी प्रकार ईसाई धर्म वाले नोआ संकल्पना को मानते हैं और उनकी एक अलग कहानी है, माने समझ लो। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम कि धार्मिक संकल्पना के बाद वैज्ञानिक संकल्पना, माने साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है। तो साइंटिफिक कंसेप्ट को बताने वालों में से है 1749 ईस्वी में कस्ते द वफन ने बताया था, और समझो कि ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति 2 प्रकार से हुई है। पहला एक तारक संकल्पना और दूसरा होता है द्वय तारक संकल्पना। एक तारक संकल्पना और द्वय तारक संकल्पना देने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन? कस्ते द बफन। क्या नाम रखोगे? कस्ते द बफन। कब उन्होंने दिया? 1749 में। इनके पहले दुनिया वाले प्रायः अलग अलग देश के लोग अपने अपने देश में कहानियाँ बना कर रख लिए थे कि ईश्वर ने, माने किसी ने बताया कि राम ने इसका जन्म कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म किया है, और कोई बोलने लगा कि अल्लाह ने इसका जन्म कर दिया। ये धर्म और जाति के नाम पे सब इसकी व्याख्या करने लगे। लेकिन 1749 में कस्ते द बफन जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसने 2 तरीके से संकल्पना दिया इसका। एक तारक जिसे कहते हैं मोनिस्टिक कंसेप्ट, और द्वय तारक जिसे कहते हैं ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट। तो एक तारक संकल्पना इसमें कहता है कि एक तारे से समझो कि इसकी उत्पत्ति हुई है, और दूसरा कहता है कि द्वय तारक मैंने 2 तारों से। इसके बारे में आगे हम नीचे पढ़ रहे हैं इसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4060 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार के विचार है। पहला धार्मिक संकल्पना और दूसरा वैज्ञानिक संकल्पना। इसमें आधुनिक विज्ञान से पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या धर्म विशेष के आधार पर की जाती थी, परंतु जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ इसका मान्यता खत्म हो गया। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कि शुरुआती दौर में धर्म के आधार पर माना जाता था कि इसे ईश्वर ने बनाया, कोई बोला कि अल्लाह ने बनाया, किसी ने बताया कि मनु के वंशज मनुष्य कहला गए, तो मुसलमानों ने कहा कि भाई आदमी के वंशज आदमी कहलाए। आ रहा समझ में ना? तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कस्ते द बफन। ये कहता है कॉन्ट डी बफन के नाम से भी इसे जानते हैं हम, कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। अब वैज्ञानिक संकल्पना को उन्होंने 2 वर्गों में रखा। एक है एक तारक संकल्पना और दूसरा है द्वितारक। तो एक तारक संकल्पना को ठीक से समझोगे, ये तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा 11th क्लास में, ये मेंस में माने तुम्हारे थ्योरी पेपर में पूछता है
कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक तारक सिद्धांत को लिखे या द्वितारक सिद्धांत को लिखे। ग्रेजुएशन के मेंस में पूछता है, किसी मेंस के एग्ज़ाम देते हो तब ये पूछेगा। तो एक तारक संकल्पना क्या है, इसे जानो। कहता है कि एक तारक संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा अर्थात सूर्य से हुई। इसे समझो कि पेरेंटल, इसमें दिया कि इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इमैनुअल कांट जर्मन का वायन्य राशि परिकल्पना, इसमें कहते हैं, जिन्होंने एक बुक लिखा जिसे कहते हैं एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम 1755 ईस्वी में, तथा लप्लास जो फ्रांस के थे, उन्होंने निहारिका परिकल्पना के आधार पर उन्होंने 1796 ईस्वी में एक तारक संकल्पना का उदाहरण दिया। अब इसे थोड़ा ठीक से हम समझेंगे बच्चे। इमैनुअल कांट को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है, इस पेज में मैंने लिखा है। ये क्या है एक तारक संकल्पना? तो जैसा हमने नाम बताया इसमें कि इमैनुअल कांट जो जर्मन के हैं, उन्होंने ये बताया और लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत के तहत बताया कि एक तारक सिद्धांत के तहत आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व, 450 से 460 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य के दहकते हुए गोले से एक आकाशीय पिंड निकला और ब्रह्मांड में आकर एक जगह स्थिर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? वही आकाशीय पिंड धीरे 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 ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद से वहाँ पर समझो कि पहले किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी हमारी आकाश माने समझो कि सूर्य से निकली हुई थी, इसलिए एकदम ये आग का गोला थी। लेकिन धीरे 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 जब पृथ्वी ठंडी हुई बच्चे, तो ठंडी हुई तो याद करो, फिर मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि पृथ्वी जब ठंडी हुई तो चारों तरफ एक गैसीय आवरण और पानी ही पानी फैल गया और बीच में कुछ स्थल हुआ। बीच में जो स्थल हुआ उसे क्या कहा गया? पेंजिया। और चारों तरफ जो पानी हुआ उसे क्या कहा गया? पेंथालासा। जो हम लोग शुरू में समझाए हैं वो उसका कोरिलेशन यहाँ से आकर दोनों एक हो रहा है। अब समझ में आ रहा है ना जी? तो एक तारक सिद्धांत के तहत है कि सूर्य के दहकते हुए गोले से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और आगे चलकर पेंजिया में टकराहट हुआ बच्चे, और टकराहट हुआ तो पेंजिया टूटा, और टूटने के बाद कितने महादेश बना दिया? 7 महादेश बना दिया। और जो जल है वो इधर उधर हिस्से में बंट गया, तो वो महासागर के रूप में विख्यात हो गया। तो महासागर कितने बन गए? 5। और उसी में मैंने बताया था भूमध्य सागर के पास से मानव जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। तो कई युगों में, कई पीरियड्स में इस संसार के समय को बांटा गया। 450 करोड़ वर्ष पूर्व से कई युग बीत गए, जैसे आर्कियोजोइक ईरा, प्रोटेरोजोइक ईरा, पोलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सेनोजोइक ईरा। तो सेनोजोइक ईरा के क्वार्टरनरी पीरियड के होलोसीन फेज में मानव की उत्पत्ति हुई। याद है ना तुम लोग को? पहले लेसन में हिस्ट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब, कोई दिक्कत नहीं ना कि किस तरीके से उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा एक तारक सिद्धांत कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से। सूर्य क्या है जी? एक तारा है। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से द्वितारक परिकल्पना। इसके अनुसार पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारा से नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक तारों के संयोग से हुआ है। अतः बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है इसे। आ रहा समझ में ना? कहता है कि मोल्टन और चेम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना माने प्लानेटिस्मेंटल हाइपोथेसिस के नाम से इसे जानेंगे। यूएसए माने समझ लो कि चेम्बरलिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये भूगोलवेता है, जिन्होंने 1905 ईस्वी में ग्रहाणु परिकल्पना दिया। जेम्स जीन और जेफरीज जो यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन के हैं, 1919 ईस्वी में उन्होंने समझो कि ज्वारीय परिकल्पना दिया, जिसे टाइडल हाइपोथेसिस बोलते हैं। होयल और लिटिलटन जो ब्रिटेन के थे, 1939 ईस्वी में इन्होंने नोआ और सुपरनोवा का परिकल्पना दिया। माने इस पृथ्वी की उत्पत्ति नोआ और सुपरनोवा सिस्टम से हुआ है। और इस तरीके से ओटो स्मिथ जो रूसी भूगोलवेता थे, 1943 ईस्वी में का अंतर तारक धूर परिकल्पना, जिसे इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के नाम से जाने जाते हैं, इत्यादि द्वैतारिक परिकल्पना का उदाहरण है। कुल मिलाकर एक बार पुनः बता दूं कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बताया कि एक तारे सूर्य के दहकते हुए गोले से एक ही तारे से इसका निर्माण हो गया,
और कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, जिनका नाम हमने तुम्हें इस पेज में दे रखा है, उन्होंने बताया द्वितारक सिद्धांत। तो परीक्षा में पूछता है कि इसमें से कौन एक तारक सिद्धांत के पक्षधर थे, नाम याद रखोगे, और कौन द्वितारक सिद्धांत के पक्षधर थे। तो एक तारक सिद्धांत में तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने ज़्यादा नाम नहीं, बहुत कम नाम लिखवाया है, जिसमें इमैनुअल कांट को याद रखेंगे हम लोग ठीक तरीके से, ठीक है ना, लैप्लास को याद रखेंगे ठीक तरीके से। अब बाकी जो तुम्हें दिखाई देगा उस सबको कहाँ डाल देंगे हम लोग, द्वितारक सिद्धांत में। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि इसमें अलग अलग हिस्से में, जैसे कि मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि द्वितारक सिद्धांत में मैंने जैसे बताया था, उसमें बताता है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड में, पेज पे ध्यान दोगे तुम लोग ठीक से, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। वर्तमान काल में दो सिद्धांत तो पहले हम लोग पढ़े थे, एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत। एक स्पेशल सिद्धांत पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसे पूरा विश्व आज के डेट में मान रहा है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना माने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और इसमें कहता है कि 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसको जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। मतलब एडविन हब्बल ने ये बताया कि ये ब्रह्मांड का विस्तार एकदम लगातार होते जा रहा है और ये फैलते चला जा रहा है, और आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर उन्होंने ये साबित किया। अब आकाश गंगाओं के बढ़ रही दूरी के कई मात्रक होते हैं बच्चे, थोड़ा सा शॉर्टकट में इसमें जानोगे कि इसमें से कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। एक क्वेश्चन पूछता है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। इसी को उल्टा पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, और नीचे दे देगा प्रकाश का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक मारोगे, दूरी का। तो जानोगे एक प्रकाश वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। मतलब एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो वह लिखा है कि 9.461 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसे हम 1 किलोमीटर कहते हैं। ऐसा कितना 9.461 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर को हम एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानेंगे। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो 14,95,98,000 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये भी दूरी जान लेंगे कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी 14,95,98,000 किलोमीटर है। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है। और इस तरीके से समझो कि हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चे।